नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का नोट्सबुक आईएएस में स्वागत है। मैं यश कुमार आज आप लोगों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं, जो कि आपका आर्थिकी से जुड़ा हुआ है। चूँकि यह लगभग एक माह या 15-20 दिन पुराना यह खबर है, लेकिन आपके परीक्षा के लिहाज से बेहद ही महत्वपूर्ण है और ख़ासकर यूपीपीसीएस और बीपीएससी के लिए तो इसका कोई तोड़ नहीं है। तो मैं सोचा कि क्यों ना आप लोगों को एक क्वेश्चन इजाफा करते हुए इस टॉपिक पर ध्यान दिया जाए। जैसा कि आप लोग जानते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक, मुझे ब्लैक से लिखने की आदत नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं आज पूर्व की भांति रेड पेन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एशियन डेवलपमेंट बैंक। अब आप लोगों के मन में तत्काल आएगा कि इसकी स्थापना कब हुई है और किस प्रकार से इसकी स्थापना हुई है। जिसे शॉर्ट में एडीबी भी कहा जाता है। इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना जो हुआ था 19 दिसंबर 1966 को। यह डेट याद रखिएगा, 1966 को। इसकी मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर। इसका मुख्यालय जो है मनीला जो है वह आपकी फिलीपींस की राजधानी है, और वहीं पर ही अंतर्राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान भी है। यह भी कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। और इसकी स्थापना से पूर्व जो था, इसकी संकल्पना 1960 के दशक में भी जो यूएन के आर्थिक सलाहकार कमेटी थी, उसी के रिकमेंडेशन के आधार पर इसकी स्थापना की गई थी। इसके संस्थापक जो सदस्य देश थे, उनकी टोटल संख्या 31 थी। और इसमें जो था आपका, इसमें एशिया के भी देश थे और आपका यूरोप के भी देश थे। अगर बात किया जाए तो इसमें जो हमेशा इसका जो मुखिया यानी कि डायरेक्टर जो चुने जाते हैं वह जापान के होते हैं। और वर्तमान समय में यह चर्चा में क्यों है, क्योंकि इसके 69वें सदस्य कौन बना है, इसराइल कहा जाता है। इसराइल बना है इसका 69वां सदस्य। और इसको जो मेंबरशिप के लिए इसने एप्लीकेशन जो दिया था, यह आपका जनवरी 2022 में दिया था। और जो आपका जो जनवरी 2022 में इसने अपना प्रस्ताव दिया था, और इसी प्रस्ताव पर आपका अप्रैल 2022 में इस पर चर्चा होती है। बोर्ड ऑफ जो गवर्नर होते हैं उनकी बैठक होती है, और उसी बैठक में इसको अप्रूवल मिल जाती है एज ए मेंबर के रूप में, और इसकी स्थापना कर दी जाए। इसको एक सदस्य के रूप में आपका मान्यता दे दिया जाता है। अगर बात किया जाए वर्तमान समय में, तो वर्तमान समय में इसके टोटल 69 सदस्य हैं, जिसमें से 49 जो सदस्य हैं, 49 सदस्य एशिया से हैं और 20 सदस्य जो हैं यूरोप और अन्य देशों से हैं। जो छोटे छोटे देश हैं या तो यूरोपीय कंट्रियां हैं, वहाँ से हैं। और इसमें यूरोप और अमेरिका की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वह आपका एडीबी जो है, सबसे पहले यह आपका जो भी, जैसे मान लीजिए प्रतिदिन जिनका इनकम $1.90 से जिनका भी कम इनकम है, वे एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन के अंतर्गत आते हैं। और उनकी जो संख्या बतलाता है एडीबी, वह आपका
63 मिलियन है। और वहीं बात किया जाए 3.2 डॉलर प्रतिदिन कमाने वाले ऐसे लोगों की जो जनसंख्या है वह आपका 1.1 बिलियन है। इतनी जनसंख्या जो है वह पॉवर्टी के लिए के अंतर्गत है, जिसके लिए यह हमेशा लगातार इसकी तत्परता जो है पॉवर्टी को ख़त्म करना और क्षेत्रीय जो असंतुलन है उसको भी बनाए रखना है। साथ ही साथ यह समृद्धि समावेशी और आपका टिकाऊ विकास पर लगातार प्रयास करता आ रहा है। वर्तमान समय में इसके जो अध्यक्ष हैं एम आसाकावा, यह ध्यान रखिएगा। और यह हमेशा जो इसकी अध्यक्षता जो इसके चेयरमैन होते हैं यह जापान से ही होते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे आप IMF के देखेंगे तो वैसे ही इसमें सबसे ज़्यादा जो वोटिंग राइट होता है, वेटेज जो होता है वो आपका जापान का ही होता है। इसलिए और इसके जो एक विकास का जो पैमाना होता है यह तमाम देशों में जैसे डेवलपमेंट के लिए जो प्रोजेक्ट होता है वह चलाया जाता है इसके द्वारा। और साथ ही साथ ADB के द्वारा जो देखा जाता है वह विकास के द्वारा गरीबी को कैसे दूर किया जाए या जो क्षेत्रीय विषमता है उसको कैसे दूर किया जाए और समावेशी विकास पर बल दिया जाए। और यहाँ पर एक चीज़ और मैं नोट कर दे रहा हूँ, जैसे आप लोगों के लिए मेंस में कभी लिखने के लिए भी आ जाए तो वहाँ मेंशन करना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें बोर्ड ऑफ गवर्नर जो होते हैं वही डिसीजन लेते हैं कि किस कंट्री को सदस्य बनाया जाए अथवा किसको बाहर निकाला जाए। तो अगर देखा जाए तो इसके लिए जो इजराइल को सदस्यता दी गई है यह रिजोल्यूशन नंबर 414 था। तो आप लोग ध्यान रखिएगा 69वां जो सदस्य बना है वह आपका इजराइल बना है। आप लोग जैसा जानते हैं दिल्ली की पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है और बोलने में खांसी आने लगता है, इतनी पॉल्यूशन यहाँ की गंदी है। और यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति किस दिन रात के लिए बैठे हैं, कोई मतलब नहीं है इन लोगों का। कोई चीज़ नहीं है कि कम से कम अपने एयर फिल्टर में रह रहे हैं लोग और आम जनता मर रही है। जैसे लग रहा है गैस चैम्बर में मरने के लिए ही इनको खुला छोड़ा गया है। और मैं यहीं पर एक चीज़ और बतला दूं कि दिल्ली की पॉल्यूशन एक ही साल के कारण नहीं है, यह हर साल विकराल रूप लेती जाती है और हर साल लगता है कि जो भी मैकेनिज्म है जो इसको कंट्रोल कर सकता है वह उतना ही शिथिल पड़ जाता है। और जब समस्याएं बढ़ी जाती हैं तो प्रोएक्टिव नहीं होते हैं, वह रिएक्टिव हो जाते हैं, तरह तरह के नियम बैरियर बनाने लगते हैं। उससे पहले आपके यहाँ का एक्सपर्ट इतने लोग हैं उनकी कमेटी बैठाइए, इसको जेन्युइन कारण को ढूंढिए। ऐसा ना हो कि जैसे गंगा पॉल्यूटेड हो रही है तो गंगा में जो दाह संस्कार प्रवाहित किया जाता है उसका एक कम मात्रा होता है, वह कम होता है, वह रिचुअल से जुड़ा है। तो ऐसा नहीं हो कि सारा का सारा ठेकरा आप किसानों पर थोप दें, उसमें अहम भूमिका इंडस्ट्री और जो गाड़ियां होती हैं उसकी भी होती हैं और अन्य चीज़ें जो क्रियाकलाप चलते हैं। अभी यमुना आप जाकर देख लेंगे तो लगेगा ही नहीं कि यमुना है, यमुना के जगह लगेगा कि कोई भारत सरकार या राज्य सरकारों के द्वारा किसी बड़े से तालाब या नदी में बहुत ज़्यादा मात्रा में जो डिटर्जेंट पाउडर है उसको घोल दिया गया है। यमुना का अस्तित्व ही नहीं है और नदियां जब तक रहती हैं तब तक जीवन भी रहता है, यह इसमें कोई दो राय नहीं है। तो सरकार को सोचना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, दिल्ली में इतने सारे दूतावास हैं, इतने लोग हैं, अपने घरों में एयर प्यूरीफायर लगाकर आप कुछ समय के लिए बच सकते हैं आप लोग सर, और लंबे समय के लिए नहीं बच सकते हैं।
यहीं पर मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूं और आप लोग नोटबुक आईएएस को लगातार फॉलो कीजिए और निरंतर अपने ज्ञान में वृद्धि कीजिए। धन्यवाद।